नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज बहुत सारे मुद्दे थे। गुजरात में प्रधानमंत्री का आज दोबारा सबसे लंबा, सबसे बड़ा, करीब 10 लाख से भी ज्यादा लोगों के साथ रोड शो का कार्यक्रम विश्व में, यह एक विश्व रिकॉर्ड था कि किसी नेता के पीछे इतनी बड़ी समर्थन सड़क पर उतर आई हो। चर्चा का विषय वो भी था। नगर निगम चुनाव में आज शोर खत्म हो गया। अब परसों, मतलब कल एक दिन छोड़ के परसों 4 तारीख को मतदान होगा। दिल्ली नगर निगम में किसका स्थान होगा और किसका सुरक्षित रहेगा, इस विषय पर अब आने वाले 8 तारीख को हम सबको पता चलेगा। दिल्ली के बवाल राजनीति पर सवाल केजरीवाल ने भी अपनी पैंतरे में कोई कमी नहीं छोड़ रखा है। चुनाव के अंतिम दिन योग के टीचरों को मिलकर के यह बताना कि आपकी नौकरी खतरे में थी, सिर्फ हमने उसको बचाया, यह ड्रामा भी था। आदरणीय प्रेमनाथ दीदी जी को सादर प्रणाम। इन सब विषयों पर बात करना आज अनिवार्य था, लेकिन आज जो विषय बहुत ही ज्यादा निंदनीय, चिंतनीय, मेरे लिए तो घातक है, वो यह है कि दिल्ली के, बल्कि मैं कहूंगा कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक, जिसने अब तक बहुत सारा आईएएस आईपीएस मंत्री संतरी दिए हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आज एक पुनः घिनौना स्लोगन देखने को मिला, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। कहीं कहीं लिखा था ब्राह्मण बनिया शाखा में जाओ, वगैरह वगैरह। मित्रों, यह क्यों लिखा था, इस विषय पर मैं बात करूंगा। समाचार चैनलों पर तो यह जातीय एंगल देने का प्रयास किया गया है। मेरे हिसाब से जातीय एंगल नहीं है, वह लिखने वाला किसी जाति का नहीं है। जैसे मैं मान लूं कि कोई क्षत्रिय लिखा हो, कोई दलित लिखा हो, कोई मुसलमान लिखा हो, नहीं, लिखने वाला जातीय एंगल से नहीं लिखा है। उसने ब्राह्मण बनिया को दलित करके लिखा है का बहुत बड़ा मतलब है, जिसको मैं आपको समझाना चाहता हूं। मित्रों, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 2 कामों के लिए विश्वविख्यात है, बल्कि कुख्यात है। पहला तो कि विश्वविद्यालय ने सबसे ज्यादा शिक्षित लोगों को देश को दिया है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, विदेश सेवा का अधिकारी, आयकर अधिकारी, लेखक, नाटककार, कलाकार, जितना जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने अकेले दिया है, उतना किसी विश्वविद्यालय ने अकेले नहीं दिया है। लेकिन चूंकि चांद पर भी दाग है, बेदाग कोई नहीं है, यही साबित करने के लिए कुछ लफंगे और लफुआ भी जवाहरलाल विश्वविद्यालय ने दिया है। आजादी की जितना ज्यादा दुरुपयोग जेएनयू में हुआ है, उतना कहीं भी नहीं हुआ है। बेमतलब का उल जलूल बकवास और अपने बकवास पर कायम रहने की जो प्रथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में है, वो कहीं नहीं है। मैं आज चर्चा उसके बकवास पर ही करूंगा। मित्रों, इसके पहले नारा लगा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो सीधा सीधा देश विरोध का मामला था, उसमें कोई क्षत्रिय ब्राह्मण भूमिहार बनिया जैसा कोई बात नहीं था। इन सब चीजों के खत्म होने, दफन होने और बहुत ज्यादा असर न करने के बाद देशद्रोहियों ने बहुत साजिश के तहत ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो का नारा दिया है। मित्रों, इस नारा के अवलोक में अगर आप कुछ चीजों का अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि इसके लिखने की निहितार्थ क्या था, उसका मतलब क्या था और ये कितनी बड़ी साजिश है। जेएनयू में महिषासुर का पूजा होता है, रावण का पूजा होता है, अफजल गुरु का पूजा होता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ये नारा लगता है कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जवाहरलाल विश्वविद्यालय में इस बात का स्लोगन रेज किया जाता है कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेंगे। लेकिन जब इस सब नाराओं के बाद एक नारा ज्यादा जोर पड़ने लगा कि जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में गोली मारेंगे। जब देश में इस तरह का वातावरण बना तो वो अफजल निकलने वाली स्लोगन दम गई, क्योंकि जान का चिंता तो सबको है। और ये जो काफिर लोग कहते हैं ना कि हमने सर पर कफन बांध रखा है, हम कुर्बानी के लिए हम डरते नहीं है, वो असल में सबसे ज्यादा डरपोक होते हैं।
उनको अपने जान की चिंता बहुत होती है। वो आपको लड़वाना मरवाना चाहते हैं स्वयं पर्दे के पीछे रह करके। तो जब से योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में सरकार आए और वहां पर बोली के बजाय गोलियों से काम लिया गया और गाड़ी से पलटने तक का सब कार्यक्रम हुआ, तब से अपराधियों के मन में खौफ आया है। अब कौन वहां कहेगा कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, क्योंकि जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में गोली मारेंगे का स्लोगन उत्तर प्रदेश में रेज है। पूछने की बात नहीं है, ऑर्डर जा चुका है। अब योगी मॉडल पर कई राज्य ने भी अपने यहां बुलडोजर चलाना, गोली चलाना और अपराधियों को सबक सिखाने जैसा कार्यक्रम शुरू कर दिया है। तो यह मॉडल अब देश भर में छाया हुआ। इसके पहले गुजरात मॉडल कहा हुआ था, अब योगी मॉडल कहा हुआ है और यह मॉडल ज्यादा काम कर रहा है। तो लोगों ने कहा कि भाई अब देश कैसे टूटे, क्योंकि भारत विरोधियों को इस बात की चिंता थी कि भाई एक योगी आदित्यनाथ के आने से अपराध पर नियंत्रण लग गया है, हमारे मनसा पूरा नहीं हो पा रहे हैं, तो हम क्या करें। उन्हें तो कुछ ना कुछ करना था, उन्हें तो हमारे देश को स्थिर करना था। दूसरा क्या है कि हिंदू धर्म के विरुद्ध जेएनयू में हमेशा से स्लोगन होता रहा है, हमेशा से हिंदू धर्म के विरोध, हिंदू धर्म देवी देवताओं का अपमान, माँ दुर्गा का अपमान, लक्ष्मी का अपमान। उसी में का एक सिरफिरा विद्यार्थी ने माता जी को सेक्सी महिला कहा था। यह सब वहां से होता रहा है। लेकिन इन सब पर जब हमारे भारतवंशियों ने विजय पाया, सत्य सनातन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो साजिश के तहत ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो कहा गया। यह क्यों कहा गया पहले समझ लीजिए। देखिए, आज भी सत्य सनातन का सम्मान, सत्य सनातन का शिक्षा और सत्य सनातन के प्रति लगाव का मुख्य सूत्रधार अगर कोई है तो वो है ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज ही हमारे घरों में पूजा कराने को बाध्य करता है, पूजा कराने के प्रति प्यार जगाता है, पूजा कराने की अनिवार्यता समझाता है और पूजा करवाता है। आप कितना हो बड़े विद्वान हो, रामायण आपको कंठस्थ याद हो, पंडित जी से ज्यादा शुद्ध उच्चारण में आप वेद पाठ कर सकते हो, लेकिन जब आपके घर में पूजा होगा तो आपको पूज्य पंडित को ही बुलाना पड़ेगा, ब्राह्मण को ही बुलाना पड़ेगा। यह रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम ही बता गए थे। उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए विजय यज्ञ करना था और विजय का पूजा करना था। अब उनको बताया गया कि भाई आपका पूजा तो आप ही के योग्य का ब्राह्मण हो, तो धरती पर अब रावण से महाप्रतापी ज्ञानी ब्राह्मण तो है ही नहीं है। उन्होंने बुलाई पंडित जी को। रावण की सूचना है कि भगवान राम ने रावण पर विजय के लिए पूजा रखा है। उन्होंने बोला ब्राह्मण धर्म में हम जाएंगे, उसका पूजा करेंगे। भाई वो जजमान याद किया है, वो चाहे हमारे ही नाश के लिए याद किया, उसका फर्ज है। यह ब्राह्मण का मर्यादा है और यह ब्रह्मत्व है, इसको जान लीजिए। जो लोगों को ये बात समझ में ना आए वो जान लीजिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए पूजा रावण से ही करवाए थे और रावण आए थे पूजा करने के लिए और उन्होंने बोला जजमानिका लेने के बाद कि जजमान तुम्हारा विजय हो। इतनी त्याग तपस्या बलिदान के प्रमूर्ति धरती पर भगवान के प्रतिनिधि ब्राह्मणों का अपमान अगर सीधा सीधा किया जाएगा तो यह सत्य सनातन पर चोट होगा और सत्य सनातन को सीधा कमजोर करने में सबसे ज्यादा कारगर होगा। इसी साजिश के तहत, इसी मंशा के तहत और इसी उद्देश्य के तहत ब्राह्मण समाज का अपमान में स्लोगन लिखा गया। इसके पहले ऐसा नहीं लिखा गया था। ऐसा लिखा गया था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। वो एक राजनीतिक उद्देश्य था, उसमें स्वर्ण समाज सारा आ जाता था। तिलक मतलब ब्राह्मण, तलवार मतलब राजपूत, तराजू मतलब बनिया, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार मतलब उसमें सत्य सनातन के तीनों वर्ण मतलब क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य को ले लिया गया था और दलित इसको कह ही रहा था। तो चार वर्ण जो सत्य सनातन में वर्णित है मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया और शूद्र, तो शूद्र समाज ने इसको लगाया ही लगाया था। ये राजनीतिक उद्देश्य था। वहां हिंदू धर्म का अपमान नहीं था, हिंदू धर्म को अलग करने का मन नहीं था। यहाँ मतलब हिंदू में जातीय विद्वेष फैला करके जातीय वोट को इकट्ठा करना और एक छतरी के नीचे सारे दलित वर्ग को इकट्ठा करके शासन करने की मंशा था और वह सफल हुआ। मायावती शासन में है और आज भी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत स्तंभ है। लेकिन यह वो वाला मामला नहीं है। इसमें तिलक तराजू और तलवार को एक साथ ना मिला करके ब्राह्मण और बनिया को मिलाया गया है, क्षत्रियों के विषय में नहीं लिखा गया। वो इसलिए
कि आप इस पर चर्चा करें कि अच्छा तो पंडित जी लोगों को ही गाली दिया जा रहा है, बनियों को दिया जा रहा है, मतलब क्षत्रिय इसमें नहीं है। मतलब वो कहानी लागू है कि लाठी को चार को इकट्ठे करके तोड़ोगे तो नहीं टूटेगा, उसको अलग अलग कर तोड़ोगे तो आसानी से टूट जाएगा। ये हम लोगों ने प्राइमरी में पढ़ा है, बचपने में सुना है। आज इसको सुनने समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब समझ बचपना की नहीं रही कि हम उसको इकट्ठा होने के सत्य को नहीं जानते। दूसरा उद्देश्य है कि जब से माननीय प्रधानमंत्री ने $5 ट्रिलियन वाला भारत की अर्थव्यवस्था बनाने की बात कही है और उस पर बहुत ज्यादा तेजी से अग्रसर हो रहा है, जिसमें $3 ट्रिलियन तो अकेले उत्तर प्रदेश ने लिया है और मेरे ख्याल से $1.87 ट्रिलियन या उसके ऊपर करीब $2.2 ट्रिलियन का बिजनेस उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर भी दिया है और बहुत सारा होने वाला है। पर माननीय प्रधानमंत्री के $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक में उत्तर प्रदेश ही अकेले $5 ट्रिलियन का बिजनेस कर जाएगा, ऐसा दिख रहा है। तो जो हमारे देश विरोधी बाहर की शक्तियां हैं वो इन बात से बहुत चिंतित है कि इसको कैसे रोका जाए, और ये तब रोका जाएगा जब व्यवसायिक वर्ग में खौफ पैदा किया जाएगा। इसीलिए पंडित जी को सत्य सनातन को कमजोर करने के लिए लिखा गया है और व्यवसायिक घरानों का ऋण तोड़ने के लिए बनियों को उसमें जोड़ दिया गया है। मतलब ब्राह्मण अगर डिमोरलाइज होगा तो सत्य सनातन धर्म डिमोरलाइज होगा, कमजोर होगा, बेकार होगा, बर्बाद होगा। और अगर बनिया डिमोरलाइज कमजोर और बर्बाद होगा तो अर्थव्यवस्था कमजोर होगा, क्योंकि बनिया अर्थव्यवस्था का आधार है। चाहे वो क्षत्रिय ब्राह्मण भी व्यवसाय कर रहे हो तो उनको बनिया के श्रेणी में दिया जाता है, क्योंकि सत्य सनातन में जन्म से जाति की वर्णन नहीं है, क्योंकि सारे के सारे मनु शत्रुपा के ही बच्चे थे। अगर आप मानते हैं, लोग कर रहे हैं ना कि मनुवाद मनुवाद मनुवाद, सारे राजनीतिक दल जिनको मनु का जानकारी नहीं वो भी कहते कि मनुवाद मनुवाद। जैनियों में हमेशा लड़ा था कि हमें चाहिए आजादी, मनुवाद से आजादी या जातिवाद से आजादी। तो जो मनुवाद के कहते हैं वो मनु और शत्रुपा पहले पुरुष और महिला थे जिनसे सृष्टि की संरचना हुई है। तो जब सभी एक ही माँ बाप के संतान है तो उसमें क्षत्रिय क्यों, ब्राह्मण क्यों, बनिया क्यों, शूद्र क्यों, दलित क्यों? यह बात समझने वाली बात है। तो क्या हुआ कि जो जो काम करता था उसको कर्म के आधार पर वर्गीकरण किया गया। यह जातीयकरण नहीं है, यह वर्गीकरण है कि अगर आप सिपाही हैं तो आप क्षत्रिय हैं, आप पढ़ाते हैं, पठन पाठन में लगे तो आप ब्राह्मण हैं, व्यवसाय करते हैं तो आप बनिया हैं, और अगर आप नौकरी करते हैं और लोगों का सेवा करते हैं तो आप दलित हैं। तो ये वर्गीकरण को इतना ज्यादा मजबूत कर दिया है कि इसको जातीय आधार में बांट दिया गया है। मतलब जो एक बार दलित हो जाएगा वो दलित ही है, जो एक बार क्षत्रिय हो जाएगा वो क्षत्रिय है। और बहुत समझदारी से, होशियारी से संविधान में भी इस बात का प्रावधान नहीं है कि आप जात बदल सकते हैं। मतलब इस देश में धर्म बदलने की आजादी है, आपको बस आप समझना पड़ेगा। ये संविधान निर्माण के पहले अंग्रेजों के जमाने से ये खेल चल रहा है। मतलब हमारे देश में अपने हिसाब से धर्म बदलने, धर्म चुनने की आजादी है, लेकिन जात बदलने की आजादी नहीं दी है। क्योंकि अगर जात बदलने की आजादी हो जाएगी तो लोगों को एक दूसरे में आने जाने का छूट हो जाएगा और एक दूसरे के मर्म को समझेंगे। मतलब भारत के संविधान में अंतरजातीय विवाह का प्रावधान है और प्रोत्साहन दिया जाता है, इस पर सिनेमा बनाया जाता है, विचित्र बनाया जाता है, प्रोत्साहित वाला कार्यक्रम बनाया जाता है। लेकिन अगर मैं क्षत्रिय बेटा हूं, किसी ब्राह्मण का, दलित का, शूद्र का, किसी के बेटी से शादी करना चाहूं तो प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन अगर मैं क्षत्रिय होकर के ब्राह्मण बनना चाहूं, दलित बनना चाहूं, शूद्र बनना चाहूं तो ये मैं नहीं बन सकता। ये प्रावधान नहीं है। इस बात को वहीं से सुनिए, इसी बात को वहीं से समझिए। तो क्या है कि जो लोग इस बात को व्यवसाय में लगे हैं वो बनिया कहे जाएंगे, चाहे वो पंडित टिम्बर कंपनी हो या क्षत्रिय वेद पाठी कार्यक्रम हो। तो उस चीज को तोड़ने के लिए, भारत के आत्मा को कमजोर करने के लिए और भारतीयता को कमजोर करने के लिए साजिशतन यह संगूफा छोड़ा गया है कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़े, ताकि यह देश कमजोर हो। उसमें एक तीर से दो निशाना साधा गया है। पहला सत्य सनातन का उन्होंने लाख कोशिश किया, जेएनयू में बीफ पार्टी बना करके किया, जेएनयू में रावण का पूजा करके किया, जेएनयू में हिरावण का पूजा करके किया, जेएनयू में महिषासुर का वर्णन करके किया, जेएनयू में देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बना करके किया, जेएनयू में सत्य सनातन को नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन देश में सनातन को कमजोर नहीं कर सके। तो अब उन्होंने एक नया पैंतरा अपनाया और ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है कि भाई आप
इनमें जातीय विद्वेष फैलाने के लिए एक एक जाति को अलग अलग टारगेट करो। स्वर्ण समाज को यह टारगेट पहले से किया गया है कि यह लोग हम पर सताए हुए हैं, हम पर कब्जा किए हुए थे, हमको गुलाम बनाए हुए थे। इससे दलित और क्षत्रियों में एक अलग करने का प्रयास तो आजादी के पहले से हुआ है। अब जब उसके बाद भी भारत नहीं टूटा, कमजोर नहीं हुआ, सत्य सनातन पर कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं हुआ, तो अब इसको ब्राह्मणों को डिमोरलाइज करने, कमजोर करने और ब्राह्मणों को यह बताने के लिए कि देखिए हम तुमको भारत छोड़ो की बात करें तो कितना क्षत्रिय तुम्हारे समर्थन में आता है। लेकिन वो भूल गए कि राकेश सिंह परमार इस बात को समझता है, जन्म से क्षत्रिय पुत्र है और क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है। जिसको इस बात की समझ है कि यह ब्राह्मण के लिए नहीं कहा गया है, यह भारतीयता और सत्य सनातन को कमजोर करने के उद्देश्य के लिए किया गया है। तो इस साजिश को समझिए कि जेएनयू में जो संगूफा किया गया है वो पंडित का अपमान नहीं है, बनिया का अपमान नहीं है, वो सत्य सनातन को कमजोर करने की साजिश है, जिसे हमें पूरा नहीं होने देना है। और यह तभी होगा जब हम सब लोग इस साजिश को समझ जाएंगे कि यह किस उद्देश्य के पूर्ति के लिए किया गया है। जब आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आपस में विद्वेष नहीं होगा और आप कमजोर नहीं होंगे। और अगर आप कमजोर नहीं होंगे तो उनका मंसूबा पूरा नहीं होगा, वो हतोत्साहित होंगे, फिर एक कुछ अलग संगूफा करेंगे, कोई अलग साजिश करेंगे। लेकिन मित्रों, कहा जाता है कि आप इतना शक्तिशाली बने कि आपको तोड़ने के लिए लोगों को साजिशें करनी पड़े, भूल और अपराध करने से आप ना टूटेंगे। आज देश दुनिया में जो भारत का मान बढ़ा है उससे भारत के विरोधी बहुत ज्यादा चिंतित हैं। मित्रों, भारत में 4 तरह के विरोधी होते हैं। बाह्य विरोधी, आंतरिक विरोधी, दूसरा बाह्य विरोधी आंतरिक समर्थन, तीसरा और चौथा होता है आंतरिक विरोधी बाह्य समर्थन। मतलब एक बाहरी शक्तियां होती हैं जो भारत का विरोधी होती हैं, दूसरा अंदर की शक्ति होती है जो भारत का विरोधी होती है, तीसरे तरह का होते हैं कि बाहर की शक्तियां होती हैं लेकिन वो अंदर के लोगों के माध्यम से साजिश करके हमको कमजोर करती हैं, और दूसरा अंदर की शक्तियां होती हैं जो बाहर के समर्थन से हमको कमजोर करती हैं। ये 4 तरह के थेफ्ट होते हैं, इंटरनल थेफ्ट, एक्सटर्नल थेफ्ट, इंटरनल थेफ्ट, हेल्प बाय द एक्सटर्नल हेल्प एंड एक्सटर्नल थेफ्ट हेल्प बाय द इंटरनल थेफ्ट। तो इस तरह के थेफ्ट हमारे पास आते रहते हैं और वो अलग अलग तरह के संगूफा छोड़ते रहते हैं। और इन सब का मुकाबला सिर्फ इस बात से किया जा सकता है कि आप अगर इनके साजिशों को समझ गए हैं तो उसको डिस्ट्रॉय करिए, उसको इग्नोर करिए और आपस में एक रहिए। क्योंकि अगर आप एक रहेंगे तो लोगों को साजिशें करने पर मजबूर होना पड़ेगा और उनका सारा साजिश विफल और निष्फल हो जाएगा आपकी एकता के आगे, जो कि अभी दिख रहा है। मैं समझ रहा हूं कि इस स्लोगन का ब्राह्मण और बनिया छोड़ करके बाकी सारे जात के लोगों को पुरजोर विरोध करना चाहिए, ताकि उनके मुंह पर तमाचा मरे कि सत्य सनातन के सारे अंग एक हैं। तुम्हारे लिए वो क्षत्रिय, बनिया, ब्राह्मण, भूमिहार और दलित होगा, हमारे लिए वो भारतवंशी है, सनातनी है, और सनातनी है तो एक है। 5 उंगली अलग अलग हो सकती है लेकिन ये जब मुट्ठी बनती है तो देश की शक्ति बनती है, और हम मुट्ठी हैं और देश की शक्ति है, और देश की शक्ति को झुकाया नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। इस साजिश को अगर आप समझ गए हो तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी समूह में शेयर करें, और चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास वीडियो पहुंचेगी, और वीडियो पहुंचेगी तो वीडियो में दी गई जानकारी पहुंचेगी और जानकारी आपके माध्यम से लोगों के पास शेयर होगा। तो जितनी ज्यादा समस्याएं लोगों के पास जाएंगी, समाधान उतना ज्यादा आएगी, और जितना ज्यादा समाधान आएगा उस समस्या का निवारण उतनी जल्दी होगी। तब तक आप एक रहें, संगठित रहें और साजिश को निष्फल करते रहें। इन्हीं दुआओं, इन्हीं मनोकामना के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।